नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। क्या कुछ अपडेट है, क्यों आपको जानना चाहिए, क्या कुछ यहाँ पर मूवमेंट हो सकती है, कब तेज़ी आएगी, सारा कुछ समझेंगे जानेंगे इस एक वीडियो में बिल्कुल लॉजिक एनालिसिस के साथ। रिक्वेस्ट एक ही रही कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमें मोटिवेट करें। ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके चार्ट की बात कर ले। तो देखिए, जब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग हुई थी उसी समय मैंने वीडियो डाला था। बहुत ज़्यादा मैं इसको कवर इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे जो लग रहा था, जो मेरी मेरी एनालिसिस थी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर फ़िलहाल तेज़ी नहीं आने वाली है। जब यह लिस्ट हुई थी उसी समय यह बहुत सारे एनालिस्ट्स का यह भी मानना था कि 160-70 इसका फेयर वैल्यू है, ठीक है। तो उस या तो उस फेयर वैल्यू तक यह जाए 160-70 तक, या फिर वह समय व्यतीत करे जो कि अभी जिस लेवल पर यह ट्रेड कर रहा है 224 के आसपास, उस वैल्यू को जस्टिफाई कर सके। तो यहाँ पर वही होता हुआ नज़र आ रहा है। अपने वैल्यू को यह जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग के बाद गिरावट हुई, गिरावट के बाद तेज़ी आई और हाई इसने लगा दिया था 266 रुपये के आसपास। जो लिस्टिंग के दिन ही जो ओपनिंग हुई थी उससे लगभग 260-65 का एक ऊपर की ओर इसका रेसिस्टेंस है। उसी लेवल तक यह जाकर फिर से प्राइस करेक्ट हो रही है। तो इस कारण से मैं इस स्टॉक को कवर नहीं कर रहा था कि एक बार इसका हो जाने दो पूरा, जो जो कंसोलिडेशन का फेज है, जो ऊपर हाई वैल्यूएशन पर ये ट्रेड कर रहा है, उसकी जो वैल्यूएशन जब इसके एक्चुअल लेवल को मैच करेगी उसके बाद ही हमें जो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर जो है तेज़ी देखने को मिल सकती है। हालाँकि अब ये जो है इस लेवल को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। गिरावट जो हुई थी लगभग 266 के हाई लगाने के बाद लगातार स्टॉक के अंदर गिरावट ही देखने को मिली है, और लोग आपको लगातार बता रहे हैं कि भागेगा भागेगा भागेगा। बहुत सारे ज्ञानी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो फाइनेंशियल को शुरू से कवर कर रहे हैं। क्यों कवर कर रहे हैं? क्योंकि बहुत ही बड़ा नाम है मुकेश अंबानी का इससे जुड़ा हुआ। तो डेफिनेटली कभी ना कभी तो स्टॉक भागेगा ही, लेकिन आपको सही समय का चुनाव करना पड़ेगा कि स्टॉक के अंदर तेज़ी कब आएगी। यहाँ पर डेफिनेटली 267 से होता हुआ करेक्ट होता हुआ स्टॉक जो है नीचे तक आया है, और गिरावट लगभग यहाँ पर 219 तक का इसने बॉटम लगाया था। बॉटम लगाने के बाद स्टॉक में जो है तेज़ी भी हमें देखने को मिली है, ठीक है। परसों के दिन मतलब कि गुरुवार को बुधवार को जो है स्टॉक में तेज़ी बनी थी, ठीक है। उसके बाद इस रेंज पर यह कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब कि नीचे आकर 220 के आसपास आकर ये बॉटम लगा, हाँ 19-20 के आसपास बॉटम लगा के ऊपर भी स्टॉक मूव किया था 227 तक, ठीक है। 227 तक इसने मूवमेंट दिखाया है। तो हमें देखना होगा कि ये जो मूवमेंट है वह कहाँ तक सस्टेन करता है, क्योंकि अभी भी यहाँ स्टॉक के अंदर हमें जो है वीक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लगातार स्टॉक देखो, एक बार स्टॉक ने हाई लगाया ऊपर की ओर लगभग 233 का, लेकिन इसको सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे गई। नीचे जाकर फिर से जो एक ग्रीन कैंडल बनी, तो ऊपर की ओर जो हाई है वह पिछले हाई से नीचे ही है, ठीक है, समझ रहे हैं। और जो ये लोज है, ठीक है, ये जो लोज है वह भी इस लो से, मतलब ये लो नीचे है अपने आने वाले अगले लो से। कहने का मतलब है कि लोअर लोज और लोअर हाइस का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब तक ये फॉर्मेशन होगा तब तक जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमें तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। एक बार सस्टेन करना पड़ेगा, इस लेवल को पकड़ना पड़ेगा, तब जाकर उसके बाद ये 20 डेज़ का जो ईएमए है ये इसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, तभी जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। फिलहाल यहाँ पर कह पाना कि नहीं सोमवार को भागेगा ही भागेगा यह मुश्किल है, लेकिन बहुत ही बड़ा इवेंट यहाँ पर हो रहा है। कल के डेट में क्या है देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कल का दिन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके कल जो है अर्निंग्स रिलीज होने वाले, मतलब Q2 के नतीजे आने वाले हैं, जो कि 16 अक्टूबर को ही एक्सपेक्टेड है। आज है 15, तो कल के डेट में इसके जो है रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो रिजल्ट्स के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि किस तरह की मूवमेंट फर्दर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि रिजल्ट्स से अगर पॉजिटिव होती है तो वो ब्रेकआउट दे देगा, ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। यदि एवरेज रिजल्ट्स आते हैं तो फिर इसी जो रेंज को यह पकड़ के चल रहा है उसी रेंज में चलेगा, या फिर स्टॉक में जो फर्दर करेक्शन भी चल रहा तो करेक्ट भी हो सकता है। वहीं अगर दूसरी जो अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें कि एडलविस का कहना है कि मुकेश अंबानी का जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और नितिन कामत का जो जेरोदा है वो केवल यहाँ पर म्यूचुअल फंड हाउसेस के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको यहाँ पर डिस्टर्ब करेगी। यहाँ पर यही कहना है कि ये जो है डिस्टर्ब करेंगे इनके म्यूचुअल फंड के जो
डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिस्टर्ब करेंगे, ना कि प्राइसिंग या फिर प्रोडक्ट जो ऑफर्स कर रहे हैं उसको। राधिका गुप्ता जो कि यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजिंग डायरेक्टर है एडलविस का, उनका यहाँ पर यह कहना है कि ये जो दो कंपनियां हैं वह 50 मिलियन नए यूजर्स को इंडस्ट्री में ला सकती है, जिससे कि जो कंपटीशन है वह काफ़ी हाई फाई होने वाला है म्यूचुअल फंड हाउसेस के लिए, क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक बहुत ही बड़ा नाम है। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है वह एक जॉइंट वेंचर भी ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है ब्लैक रॉक के साथ में इंडियन एसेट मैनेजमेंट वेंचर सेटअप करने के लिए। ये जो कॉलोमरेट कहेंगे ऑन बाई एशिया रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी seeks to propel Jio Financial to become one of the biggest shadow bank in the country and disrupt the financial services space. ओके, यहाँ पर एडलविस का जो है ऑलरेडी एडलविस जो है compete कर रही है बहुत बड़े बैंकों के साथ में, जैसे कि जो एसेट मैनेजर्स हैं उनके साथ यहाँ पर एडलविस compete कर रही है। फर्दर यहाँ पर एडलविस जो है वो एक टॉप टेन मनी मैनेजर्स के अंदर आते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इंडिया की पहली डोमेस्टिक हेज फंड भी है जो कि फीमेल के द्वारा चलाया जा रहा है। मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंट्री की पहली फीमेल हेड है ऑफ अ मेजर एसेट मैनेजर। सी ओवरसीज अबाउट 13 बिलियन $US इन एसेट्स, जो कि मोर देन टू थर्ड ऑफ विच इज इन्वेस्टेड इन डेब्ट फंड्स। तो बहुत बड़ी बात है, डेब्ट फंड्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है उसका भी 2/3 से भी अधिक जो है वो एडलविस से अपने अंडर मैनेज कर रहा है, और जिसकी हेड पहली फीमेल हेड है, ये यहाँ पर बड़ी बात निकल कर आ रही है। उनका यहाँ पर कहना है कि इंडिया जैसी कंट्री में हमारा जो फोकस है वह मार्केट को एक्सपेंड करने में होना चाहिए, ठीक है। यू आर एट 16% म्यूचुअल फंड टू जीडीपी रेशियो, ठीक है। 16% म्यूचुअल फंड टू जीडीपी रेशियो पर हम स्टैंड कर रहे हैं, जो कि वर्ल्ड एवरेज की बात करें तो वह 80% पर है। तो हमें एक्सपेंड करना चाहिए मार्केट को, ना कि कैसे इसको डिवाइड करें, इनका कहना है। तो देखिए इनको भी लग रहा है कि एक कंपटीटर निकल कर आ रहा है, 2 बड़े कंपटीटर्स हो सकते हैं, तो इनकी अपनी भी समस्याएं हैं कि जो इनके पास जो फंड्स हैं वो कहीं ना कहीं डिवाइड हो सकते हैं। डेफिनेटली ये चिंता ज़रूर नज़र आ रही है। और जैसा कि मैं आपको बताया कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में अभी रिजल्ट्स पर डिपेंड करता है, रिजल्ट से यदि अच्छे निकल कर आते हैं तो डेफिनेटली एक हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ अभी कुछ और यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। यही कारण है कि मैं आपको जो है रेगुलर इसके ऊपर वीडियो नहीं डालता हूँ, और बाकी अदर्स को आप देखोगे कि लगातार वीडियोज़ डाले जा रहे हैं, लेकिन स्टॉक तो भाई मेरे कभी बढ़ा ही नहीं लिस्टिंग के बाद से। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।